नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिबात क्लासेस पर। हमारी जो समास की श्रृंखला चल रही थी, आज उसका आखिरी भाग होगा और उसमें हम दो समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के संबंध में सबसे पहले और मुख्य बात तो आप समझ लीजिए, इस समास में विशेषण और विशेष्य का योग होता है। विशेषण और विशेष्य का योग होता है। विशेष्य आपका संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। विशेषण प्लस विशेष्य बराबर कर्मधारय। पहली कंडीशन तो इसमें ये आएगी, विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य होता क्या है? विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की हमें विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य है। इसके अतिरिक्त इस समास में आपको देखने को मिलेगा उपमेय, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान का योग होने पर भी क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ये दो मुख्य बात आप ध्यान रखिएगा। विशेषण और पूछा जाता है विशेषण विशेष्य के योग में कौन सा समास होता है, तो विशेषण और विशेष के योग में कर्मधारय समास होता है। उपमेय और उपमान के योग में कौन सा समास होता है, तो उपमेय और उपमान के योग में कौन सा है? कर्मधारय समास होता है। अगर हम बात करें कि उपमेय क्या है, समझ लीजिए उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय क्या होता है बताओ भाई? जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं। हम जिसकी तुलना करते हैं किसी दूसरी वस्तु से, जिस वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की तुलना की जाती है, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना करते हैं वो उपमान। जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो क्या होता है? उपमान। वो उपमान होता है आपका। तो इस समास के अंतर्गत हमें ये दो चीजें ही देखने को मिलेंगी। उपमेय उपमेय उपमान का योग होगा, विशेषण और विशेष्य का योग होगा। जैसे यदि, अच्छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ लो, चलिए पहले समझो। जैसे हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था, तो उसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त हो रहे थे पूर्व पद में, वहां पर अव्ययी भाव समास होता था। लेकिन आप ध्यान रखना, यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं, यदि कोई उपसर्ग, यदि कोई उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, तो कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा आपका? कर्मधारय समास होगा। यही मुख्य बातें आपको समझनी है। बाकी उदाहरण तो ये जनरल हैं, बहुत से उदाहरण हैं उसके आम चलते हैं। लेकिन अब थोड़ा परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, तो वह कुछ भी पूछ सकता है और थोड़ा सा कठिन स्तर हो गया है। तो कोई भी उपसर्ग ये देखना है, अगर वह विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। लेकिन वह उपसर्ग उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है तो अव्ययी भाव समास होगा। ये थोड़ा सा अंतर समझते रहना। विशेषण की तरह, जैसे कोई उपसर्ग अगर किसी शब्द की विशेषता बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की, तो वह विशेषण हो गया, और उससे बनने वाला जो हमारा समास है वो कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। तो विशेषण विशेष्य का बाहुल्य होता है, उपमेय उपमान का बाहुल्य होता है, और यदि कोई उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास आपका होगा। अच्छा, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर कुछ खास शब्द आते हैं इसमें, और कंफ्यूजन होता है कहां पर? कर्मधारय और बहुव्रीहि में। कि कर्मधारय करना है या हमें बहुव्रीहि करना है।
तो इसके विग्रह करने पर है जो शब्द आता है, विग्रह करने पर आता है जो। क्या आता है जो। ये मुख्य रूप से आपका है जो आता है। उसके बाद के समान है जो, के समान है जो, ये शब्द आता है। और एक शब्द आता है आपका रूपी, रूपी शब्द आता है विग्रह करने पर। तो विग्रह करने पर आपको ये 3 शब्द मिलेंगे, कौन से? है जो, के समान और रूपी। तो ये आपको मिलेंगे शब्द। ये बात समझ में आई। दूसरी और मुख्य बात समझिए, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति पर भी चर्चा करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है, तो वो हमने बताया था अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात। तो शब्दों की पुनरावृत्ति पर क्या होता था? अव्ययीभाव समास होता था। लेकिन अगर विशेषण पदों की कहीं पर पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा। ध्यान रखना, पुनरावृत्ति किसकी? विशेषण की होने पर कौन सा समास? कर्मधारय होगा। ये ध्यान रखिएगा, अव्ययीभाव यहां पर समास नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको समझ लेना। पुनरावृत्ति अगर हो रही है शब्दों की तो वहां पर कौन सा होगा? अव्ययीभाव। लेकिन अगर विशेषण की हो रही है तो कर्मधारय समास होगा। जैसे हम कह सकते हैं, कोई ऐसे उदाहरण अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे आया है लाल लाल, लाल लाल, सुर्ख लाल, या काला काला, काला काला, सफेद सफेद, नीला नीला। तो इस प्रकार के विशेषणों की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर समास आपका कौन सा होगा? कर्मधारय समास ही होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें इसके कुछ उदाहरणों की, देखिए बहुत से उदाहरण हैं इसके, कुछ मुख्य मुख्य उदाहरणों की चर्चा करेंगे और आप ये नियम याद रखिएगा तो कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। विशेषण विशेष्य का देखते हैं, जैसे महापुरुष, विशेषण और विशेष्य। विशेषण विशेष्य का देख लीजिए, महापुरुष, पहला उदाहरण देख लीजिए। महापुरुष क्या होगा विग्रह इसका? हाँ, महान है जो, महान है जो पुरुष, उसको हम क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं। महान है जो पुरुष अर्थात महापुरुष। समझ में आई बात? महान है जो पुरुष, वही क्या हो गया हमारा? महापुरुष हो गया। जैसे चरम सीमा, चरम सीमा क्या होगा? बताओ। चरम है जो सीमा, चरम है जो सीमा क्या हो गया आपका? चरम सीमा। सज्जन, सज्जन क्या होगा? सत है जो जन, सत है जो जन, वो क्या होता है? सज्जन। सत प्लस जन बराबर सज्जन, संधि के नियम से। नील कमल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नील कमल क्या होगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं हमारे जो तत्पुरुष बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों के अंतर्गत होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर वाक्य में इनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। नील कमल, नीला है जो कमल, उसको हम क्या कहते हैं? नील कमल कहते हैं। अब अगर हम कुछ देखें उपमेय उपमान के उदाहरण, आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे विशेषण और विशेष्य के उदाहरण। उपमेय और उपमान के देखो,
उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान के उदाहरण हम देखते हैं। जैसे उदाहरण है आपका चंद्रमुख। चंद्रमुख, मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख को क्या कहते हैं? चंद्रमुख कहते हैं। चंद्रमा के समान है जो मुख, विग्रह। चंद्रमा के समान है जो मुख, उसी को हम क्या कहते हैं? चंद्रमुख कहते हैं। चंद्रमा के समान है जो मुख। विशेषण क्या है? चंद्र है। विशेष क्या है? मुख है। मुख की विशेषता कौन बतला रहा है? चंद्रमा बतला रहा है। तो उपमेय कौन हो गया? उपमान क्या हुआ? मुख। तो उपमेय और उपमान वाले ये उदाहरण है। जैसे हम कहें राजीव लोचन, बहुत से उदाहरण है इसके। राजीव लोचन, लोचन माने आंखें। अगर हम कहें कमल नयन, कमल नयन, मृग लोचन। तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके उपमेय और उपमान के। बहुत से उदाहरण आप समझ लेना। ऐसा कोई शब्द मिलता है तब आप बताना उपमेय उपमान वाला ये कर्मधारय समास है। अच्छा, एक रूपी का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम कहें भव सागर, भव सागर, ये रूपी का उदाहरण है। भव रूपी सागर, भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। तो ये कुछ आपके उदाहरण थे। और हमने बताया था शुरू में आपको, एक चीज छूट रही है हमारी, कोई उपसर्ग अगर किसकी तरह कार्य कर रहा है? विशेषण की तरह, तो उसके भी कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। विशेषण की तरह अगर कार्य कर रहा है, जैसे सुपुत्र, सुपुत्र, पुत्र की विशेषता कौन बता रहा है? सु क्या है? उपसर्ग। सुंदर पुत्र। तो इस प्रकार से जैसे आ जाए सपूत, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत से उदाहरण है इसके, जैसे महान, महात्मा, महात्मा हो गया, महाकवि हो गया। बहुत बार कहते हैं विद्यार्थी महाकवि में बहुब्रीहि समास होना चाहिए कि महान है जो कवि अर्थात कालिदास, तो तीसरा अर्थ दे रहा है। देखिए ऐसा होता है कि महान सभी हो सकते हैं, कालिदास ही थोड़े महान थे। महान है जो कवि तुलसीदास, महान है जो कवि कबीरदास, महान है जो कवि सूरदास, बहुत से कवि महान है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आपका कर्मधारय होगा। किसी भी दशा में महाकवि में आप तत्पुरुष नहीं लगाएंगे, वो सॉरी बहुब्रीहि नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, फिर दोनों में कुछ अंतर आपको बताएंगे। तो ये था हमारा कर्मधारय समास। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर हमने कितने प्रकार के समास पढ़े थे? 4 प्रकार के समास पढ़े थे। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं। जब बल्कि क्या करता है? तीसरा अर्थ देता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद प्रधान नहीं, दोनों पद जो हैं मिलकर के क्या करते हैं? एक तीसरा अर्थ देते हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कि तो प्रधानता किसकी रहती है इसमें? अन्य अर्थ की, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। कोई भी पद दोनों में प्रधान नहीं होता है। क्या प्रधान होता है? अन्य अर्थ। ये तीसरा अर्थ देते हैं तो अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है।
इस समास के अंतर्गत, ये महत्वपूर्ण बात समझ लेना, इस समास के अंतर्गत योग रूढ़ शब्द आते हैं। कौन से आते हैं? योग रूढ़ शब्द आते हैं। पढ़ाए थे, ध्यान है आपको। माने वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, अपना अर्थ छोड़ देते हैं, तीसरा अर्थ ले लेते हैं। तो जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं उनसे बनने वाले जो समास होगा वो कौन सा होगा आपका? बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस समास के यह सब लिखा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समास के दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान हो, गौड़ हो और कोई तीसरा अर्थ दे, तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा आपका। अब हम कुछ उदाहरण देखें। जैसे लिखा है अतनु, तनु, अतनु एक ही में है ये, अतनु। तो तन रहित है जो, क्या कहते हैं उसको? तन रहित है जो, अतनु। अतनु मतलब तन रहित है जो। और तन रहित कौन है? कामदेव। किसको कहते हैं? अर्थात कौन? कामदेव। तन रहित है जो अर्थात कामदेव। अब जितने भी देवी देवता के पर्यायवाची शब्द आते हैं वो ध्यान रखना बहुब्रीहि समास ही होंगे। कामदेव के जितने पर्यायवाची हैं, जैसे अतन हो गया, अनंग हो गया, मकरध्वज हो गया, रतिपति हो गया। अनंग, मकरध्वज, रतिपति, अतनु, ये चारों किसके उदाहरण है? ये चारों पर्यायवाची किसके हैं? कामदेव के। तो ये सब में कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो जितने देवी देवताओं के नाम हैं सब में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो जैसे हम कहें दूरदर्शन, दूरदर्शन, क्या होगा विग्रह दूरदर्शन का? बताओ। दूरदर्शन, दूर के दर्शन कराता है जो, अर्थात क्या? टेलीविजन। जो दूर के दर्शन हमें कराता है उसको हम क्या कहते हैं? टेलीविजन कहते हैं। तो जैसे लोकपाल, लोकपाल, लोक का पाल है जो, अर्थात मंत्री। तो लोकपाल कहने से किसका बोध होगा? मंत्री का। दूरदर्शन से टीवी का बोध होता है अतन, कामदेव का। तो ये कुछ उदाहरण थे। अभी हम कुछ और उदाहरणों की चर्चा करेंगे इसमें। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए फिलहाल, अब इतने ज्यादा ये आते नहीं है, लेकिन समझ लीजिए। जैसे है दशानन। क्या है? दशानन। क्या हुआ विग्रह? दश हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो रावण के जितने पर्यायवाची पूछे जाएंगे वो सब क्या होंगे? बहुब्रीहि समास ही होंगे। इसके अतिरिक्त लंबोदर, सब देवी देवताओं के नाम जितने भी आपको पूछे जाएं सब बहुब्रीहि। लंबोदर क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसके लिए कहते हैं? गणेश के लिए। लंबोदर कहने से किसका बोध होता है? गणेश का। दशानन कहने से किसका बोध होता है? रावण का। तो दशानन अपना अर्थ छोड़ दिया, लंबोदर ने अपना छोड़ दिया, तीसरा अर्थ ले लिया। क्या ले लिया? रावण ले लिया और गणेश ले लिया। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं
जिसकी, अर्थात विष्णु। अर्थात विष्णु। अब बात समझ लीजिए, चतुर्भुज में पूछा जाए कौन सा समास है, तब आपका उत्तर होगा बहुव्रीहि समास है। लेकिन अगर ये कहीं वाक्य में आ रहा है, बालक चतुर्भुज बना रहे हैं, तो बालक भगवान विष्णु नहीं बना रहे हैं, बालक क्या बना रहे हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति बना रहे हैं, तो वहां पर कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। पहला शब्द संख्यावाची आता है द्विगु में, तो ऐसे जगह पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। एक और समझिए, जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर किसके लिए प्रयोग करते हैं, भगवान कृष्ण के लिए। पीला है अंबर जिसका, देखो पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन, कृष्ण। अर्थात कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। लेकिन अगर ये वाक्य में आ रहा है, हम कहा पीतांबर सूख रहे हैं, तो पीतांबर क्या भगवान सूख रहे हैं, नहीं, पीले वस्त्र सूख रहे हैं। तो अगर वाक्य में उसने लिख दिया पीतांबर सूख रहे हैं पेड़ पे, और पीतांबर को अंडरलाइन कर दिया, कहा कि पीतांबर में कौन सा समास है, तब आपका उत्तर क्या होगा, तब आपका उत्तर होगा पीतांबर में कर्मधारय समास है। क्या समास है, कर्मधारय। लेकिन अगर पीतांबर दिया है आपको और दोनों ऑप्शन दिए हैं कौन से, बहुव्रीहि और कर्मधारय, तब पहला उत्तर आपका बहुव्रीहि होगा, और दूसरा उत्तर अगर नहीं बहुव्रीहि है तब कर्मधारय लगाओगे। पहला उत्तर आपका क्या होगा, बहुव्रीहि ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं वाक्य में दे दिया पीतांबर सूख रहे हैं, पीतांबर खरीदे जा रहे हैं, तब वहां पर कौन सा होगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये कर्मधारय और बहुव्रीहि में थोड़ा सा अंतर है, जहां पर तीसरा अर्थ दे वहां पर बहुव्रीहि, ठीक है। और जहां विशेषण विशेष्य हो, अंबर की विशेषता बतला रहा है पीला शब्द, तो वहां पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो देवी देवताओं के नाम, उनके पर्यायवाची सब किस में आएंगे, बहुव्रीहि समास में आएंगे। तो ये था हमारा आज का बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।